Good morning, students. Today we are going to start our next unit, chemical kinetics, which is again easiest one. Okay, so let's understand what is the meaning of chemical kinetics. Chemical means something related to chemistry. Okay, something related to chemical reactions. And kinetic means that is related to motion or movement. So what does it mean then? It means that here we are going to discuss the motion or movement of reactions related to the chemistry. सो केमिस्ट्री में हमारे पास मूवमेंट हमने किसकी चेक करनी है? ऑब्वियसली ऑफ द रिएक्शन ना. सो दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन की मूवमेंट क्या हमें बताती है? अगर हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, तो डेफिनेटली हर रिएक्शन का मूवमेंट यानी कि उसका अपना एक स्पीड होता है. ठीक है, हर एक रिएक्शन की अपनी एक स्पीड है. कुछ रिएक्शंस जो हैं बहुत फास्ट होती हैं, कुछ बहुत स्लो होती हैं, कुछ मॉडरेट रेट पर चलती हैं. तो हर रिएक्शन का अपना एक स्पीड है. तो दैट मीन्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन. क्लियर? सो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. हाउ विल यू डिफाइन इट? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals with rate of reaction. rate of reaction के साथ डील करेगा and factors affecting rate of reaction and mechanism of the reaction. Clear? So these are the things we are going to study in chemical kinetics. We will deal with the rate of the reaction. Rate means speed of the reaction. Deal with speed of the reaction. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करता है. व्हाट इज द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन केमिकल काइनेटिक्स. नाउ होप यू आर क्लियर है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम रिएक्शंस को क्लासिफाई जो है कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम रेट्स के बेसिस पे देखें तो हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शंस आती हैं. ठीक है, एक होती हैं जो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, एक होती हैं जो बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती हैं, और एक होती हैं जो मॉडरेट स्पीड पर चलती हैं. ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं. तो स्लो रिएक्शंस या फास्ट रिएक्शन हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आपके पास कुछ फास्ट रिएक्शन कौन सी होती हैं? जैसे आपकी एग्जांपल के लिए हो गई आयनिक रिएक्शंस. ठीक है, आयनिक रिएक्शंस हो गई. तो आयनिक रिएक्शंस आपके पास जो हैं, जैसे हमने कोई 2 सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, देन रिएक्ट करवा दिया. तो आयंस के केस में क्या होता है कि आयंस जस्ट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को. आपने पढ़ा ये डबल डिस्प्लेसमेंट में, है ना. तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. तो इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती हैं, काफ़ी जल्दी हो जाती हैं. बट जो आपके पास स्लो रिएक्शंस हैं वो कौन सी आएंगी? बहुत स्लो रिएक्शन हो गई. जैसे अगर आपके पास हो गया जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी टाइम लेती है ना. अगर बहुत आप वर्स्ट कंडीशंस नहीं यूज़ करो तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया. देन मान लो आपके पास डायमंड है, आपने उसको ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना है. डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो अगर आपने इसमें कन्वर्ट करना है तो अगेन, है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं ये रिएक्शंस. तो इतना ज़्यादा टाइम लेती हैं कि हमें ऐसे लगता है कि शायद डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो ही नहीं सकते. हमें लगता है डायमंड इज फॉर एवर. वाई? बिकॉज उसकी ग्रेफाइट में जो है कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ही कम है. इतनी स्लो रिएक्शंस हैं. ठीक है, और थर्ड हमारे पास आ जाती है मॉडरेट रिएक्शन, जो जनरली हम
करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, उसका डिकम्पोजिशन हो गया, है ना। कोई भी डेली लाइफ में एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो गई, जो जितनी भी हमारी लैब रिएक्शंस है जिनको अबाउट 1 डे 2 डे या कुछ आवर्स लगते हैं, तो ये हमारी हो जाती है मॉडरेट स्पीड के साथ रिएक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन चीजों में लाई करता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस रेट्स ऑफ द रिएक्शन, और रेट्स हमारे पास 3 टाइप की होती हैं, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। तो बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती हैं, कि कुछ रिएक्शंस को बहुत टाइम लगता है। सो व्हाई द डिफरेंस इज सो? डिफरेंस इज आयनिक का मैंने बता दिया कि ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, आयंस ने जस्ट एक्सचेंज करना होता है। जैसे ही आप सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो क्या होते हैं, आयंस में ऑलरेडी डिसोशिएट हो चुके होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, वो सिर्फ एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं आयंस, एंड बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं कि अब आपको पता है जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट एक डिफरेंट टर्म है, प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो काफी सारी न्यू बॉन्ड्स बनती हैं, काफी सारी ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं। तो दैट मीन्स ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस। तो अगर ये सब होगा तो टाइम तो डेफिनेटली लगेगा, एंड अगर बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली बहुत टाइम लग जाता है। अगर रिएक्टेंट में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ वाली बॉन्ड्स नहीं है तो थोड़ी मॉडरेट स्पीड पर भी रिएक्शन हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट the rate of all the type of chemical reactions we have. अब क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब नीड है क्या, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, है ना। इसके बिना भी तो चल ही रहा था, तो इसकी क्या जरूरत है। तो बात ये है कि आपके पास जो थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है, हमने इससे पहले कर रखा है +1 में ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हमने एक चीज सीखा कि थर्मोडायनामिक्स हमें कैसे हेल्प करता है। कोई भी रिएक्शन अगर हम लगा दें, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी रिएक्शन लगा दें, ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये कौन बताएगा? थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो कोई भी रिएक्शन हम लगा दे, है ना, खुद से इसको इसमें कन्वर्ट करना है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमें थर्मोडायनामिक्स बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। तो ये आइडिया तो हमें हो ही गया ऑलरेडी। उसके बाद में हमें इक्विलिब्रियम भी बहुत हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम हमें कैसे हेल्प करता है? इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जो पॉसिबल हैं, इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले जो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा, कितनी रिएक्शन है कंप्लीट हो जाएगी बिफोर द इक्विलिब्रियम। हो सकता है कोई रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाए, कुछ 60% हो जाए, कुछ 40% पे ही इक्विलिब्रियम आ जाए। तो कितनी रिएक्शन है जो अचीव हो सकती है बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। सो इसका मतलब यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शंस का एक्सटेंट का आइडिया लग जाता है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अब जैसे मैंने डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल दिया है ना, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। तो इसका मतलब थर्मोडायनामिक्स कहता है दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर हम मतलब रिएक्शन अगर पॉसिबल है, तो अगर हम देखें कि डायमंड जो है उसको हम वियर भी करते हैं, कोई इतना वो इश्यू नहीं है, एज एन ऑर्नामेंट यूज होता है ना, तो हम कहते हैं डायमंड इज फॉर एवर, वो तो ग्रेफाइट में खुद ब खुद तो कन्वर्ट होने नहीं वाला। तो थर्मोडायनामिक्स ने कैसे कह दिया? सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया? रेट का। इसका मतलब नो डाउट थर्मोडायनामिक्स ने ये तो बता दिया कि रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन क्या वो रिएक्शन एक नॉर्मल रेट पे हो सकती है? ये ना हो कि कोई रिएक्शन पॉसिबल हो लेकिन उसकी रेट इतनी स्लो हो कि उसको नंबर ऑफ इयर्स लग जाए होने में, तो हमारे लिए तो वो ऑलरेडी हम यही कंसिडर करेंगे ना कि रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है शायद। बट ऐसा नहीं है। सो दैट मीन्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी पता होने के साथ साथ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हमें बहुत मैटर करती है कि अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो वो एक पर्टिकुलर रेट के साथ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर हम इसको नेचुरली अगर नहीं हो रहा और अगर हम इसको खुद ब खुद करना चाहते हैं, तो क्या कंडीशंस अप्लाई करें कि ये रिएक्शन अचीव हो जाए, फटाफट से हो जाए? तो हमें कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं वो वेरी करनी पड़ेंगी। सो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स। वहां पे हमें पहले ये एग्जामिन करना पड़ेगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनको अप्लाई करके अपनी डिजायर्ड कोई भी जो रिएक्शन है उसको अचीव कर सकते हैं।
Clear? So that means it is very important for us to know about what is chemical reaction, what is the rate of a chemical reaction, what are the factors affecting rate of the reaction, and most importantly what is the mechanism of the reaction. रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है ताकि हमें आइडिया हो और उसी अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकें. ठीक है. सो दैट मीन्स it is important to study chemical kinetics as well. Hope it is clear why we are studying chemical kinetics. Now, सबसे पहला टॉपिक जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे दैट विल बी योर रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. व्हाट इज इट? इट इज स्पीड ऑफ द रिएक्शन. अब हम कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है? ठीक है. अब यहाँ पे हम फिजिक्स का थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते हैं. फिजिक्स में आप स्पीड या वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हो? जितना भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो सिमिलरली हम रिएक्शन की भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. सपोज स्टार्टिंग में मैंने 5 मोल रिएक्टेंट लिया. जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करा उस टाइम सारे का सारा मेरे पास रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं था. तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट आपका 0 था. धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्शन जैसे ही प्रोसीड करेगी रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जाएगा प्रोडक्ट में. इसका मतलब विद टाइम रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. सपोज थोड़ी देर बाद ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, देन फर्दर ये 2 हो जाएगा डिक्रीज होके और ये 3 बन गया. क्लियर हो रहा है आपको? देन इट मीन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है. ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली इन अ सिमिलर मैनर. ठीक है. तो इसका मतलब चेंज तो आ रहा है. जैसे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट वगैरह हम चेक करते हैं कितनी चेंज हुई है, कितना मूव करा है, पोजीशन कितनी चेंज हुई है. तो यहाँ पे हम किस चीज का चेंज देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कंसंट्रेशन का चेंज. तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. दिस इज इट. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है डिवाइडेड बाय द टाइम इट हैज टेकन थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ ए रिएक्शन. होप इट इज क्लियर. सो यहां पे हम रेट ऑफ द रिएक्शन को ऐसे फाइंड कर सकते हैं. सो अगर हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन can be represented as change in concentration. ठीक है. तो सपोज अच्छा चलो एक चीज और है. रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम देखें चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है तो कंसंट्रेशन बेटा रिएक्टेंट की भी चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट की भी चेंज हो सकती है ना, दोनों की चेंज हो सकती है. तो इट मीन्स हम रिएक्टेंट की फॉर्म में भी इसको शो कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. डेल्टा आर मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा टी मीन्स द टाइम टेकन और द टाइम इंटरवल, डेल्टा पी मीन्स द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब आपको पता है जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा. लेकिन रिएक्टेंट तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है. जब आप चेंज निकालोगे तो वो क्या आएगा? नेगेटिव. तो इसका मतलब इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा? नो, रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी नेगेटिव. तो इसका मतलब हम यहां पे क्या लगाते हैं? नेगेटिव साइन. वाई? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्टेंट the concentration of reactant is continuously decreasing. So that's why rate of reaction can be calculated by the formula minus delta R over delta T और delta P over delta T. तो यहां से आपको एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि what is the significance of negative sign. यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ ए रिएक्शन.
अब हम बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन कितने टाइप का हो सकता है, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है। तो जैसे आपने फिजिक्स में करा है सिमिलरली वैसा ही होगा, ठीक है। काइनेमैटिक्स में आपने करा हुआ +1 में ऑलरेडी। एक तो आएगी आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक आपके पास आएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? एवरेज और इंस्टेंटेनियस, होप आपको ये टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है। हम कब फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं। तो जो एवरेज रेट होता है वो होता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए। अब देखो, जो रिएक्टेंट है स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। और आपको ये मैं बात बता दूं कि जो हमारी स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बहुत डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी जल्दी रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्पीड से चलेगी, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाएगा एंड रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो इट मीन्स ड्यूरिंग द होल रिएक्शन जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सेम नहीं रहता। स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है, देन धीरे स्लोली है ना, वो लाइक डिक्रीज होता जाएगा। तो इट मीन्स कि हम लोग वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारी जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो क्या थी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होनी है फिर कम हो जानी है। तो हम उस केस में निकालते हैं एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय जो फुल टाइम था, चाहे वो 10 मिनट का था, 20 मिनट का था या 2 आवर्स का था, उसके साथ डिवाइड करके तो हम क्या कर देते हैं, एवरेज रेट को निकाल देते हैं, ठीक है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अब हम इसका मतलब एवरेज रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, माइनस लगा रही हूँ, ठीक है। या फिर आपके, अच्छा वो बाद में बताती हूँ, डेल्टा आर माइनस डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत सारा था, विद टाइम कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है, तो आपके पास कुछ ऐसा कर्व आएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एवरेज रेट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करनी है। जब मैं यहाँ थी तब टाइम था T1 और जब यहाँ तक पहुंचे टाइम था T2। T1 पे कंसंट्रेशन थी R1 और T2 पे कंसंट्रेशन कितनी थी, R2, ठीक है। तो अगर मेरे को बोलेंगे एवरेज रेट निकालो तो मैंने सिंपली माइनस कर देना है। तो एवरेज रेट कितनी आएगी मेरे पास, यहाँ पे हम कर देंगे डेल्टा आर को कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम कितना था, T2 माइनस T1। तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन आ गई। टोटल जितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उसको टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, दिस इज योर एवरेज रेट। और अगर हमने प्रोडक्ट के केस में पता करनी हो तो आपको पता है प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे आएगा। प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है, तो उसका कर्व ऐसा आएगा। तो आप यहाँ पे भी कुछ 2 पॉइंट्स कंसिडर करके आप क्या कर सकते हो, रेट निकाल सकते हो। कैसे, P2 माइनस P1 ओवर T2 माइनस T1। सो दिस इज द हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक टाइम पे। अब जैसे मान लो आपकी रिएक्शन चली अबाउट हाफ एन आवर, ठीक है, 30 मिनट्स तक रिएक्शन चला। तो मैंने कहा कि आपकी रिएक्शन का स्पीड कितना था, तो आपको पता है कि फुल टाइम चेंज ही होता रहा है ना। तो आप एवरेज निकाल कर बता दोगे कि ओवरऑल इतना रिएक्शन जो है इतनी स्पीड से चली तभी 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब 10 मिनट्स हो रखे थे तब जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट क्या था, ठीक है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस। यानी मैंने आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दिया कि 10 मिनट्स पे बता दो, क्योंकि उस टाइम डिफरेंट स्पीड होगी, फिर मैं आपको बोल दूं मेरे को 15 पे बता दो एग्जैक्टली, है ना। तो दैट मीन्स आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करनी है। इट इज द रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट एनी इंस्टेंट। तो आप कैसे फाइंड करोगे, पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। So here we have the graph, reactant here, time is here, and graph will be like this, okay. And then
व्हाट वी हैव टू डू इज कि सपोज मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पे बोल दिया कि रेट बता दो, है ना, तो दैट मीन्स आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कितनी है। आप क्या करोगे, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दिस इज द टेंजेंट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस टेंजेंट को पहले तो एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ट्रायंगल की आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्लोप आ जाएगी थीटा, ठीक है। तो इस जो ट्रायंगल की स्लोप होगी वो आपको क्या बताएगी, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब वो कैसे होगा, अब जैसे यहाँ पे मान लो ये आ गया आपका पर्टिकुलर एक टाइम, ये दूसरा टाइम, ये यहाँ पे आपकी रिएक्टेंट 1 और ये यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टेंट 2। तो आप क्या करोगे, दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर आपने निकालना है यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे एवरेज था, तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे आप निकाल दोगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट मीन्स tan थीटा, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ट्रायंगल बना के उसकी स्लोप निकाल दो, ठीक है। स्लोप क्या होती है, tan थीटा, तो सिर्फ tan थीटा से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो कितनी है। और अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इंस्टेंट रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज बाय dr ओवर dt, देन साइन d, और यहाँ पे मैंने यूज करा डेल्टा और d में डिफरेंस क्या है, डेल्टा होता है फॉर अ वेरी लार्ज चेंज, बट आपका जो d होता है दिस इज फॉर वेरी स्मॉल चेंज। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस के लिए हम पर्टिकुलर कंसंट्रेशन देखते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी चेंज हुई है, तो हम d यूज करेंगे और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा, एवरेज के लिए। क्लियर? सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि क्या बैलेंसिंग जो है वो इंटरप्ट करती है विद रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री हमने करा हुआ है ऑलरेडी ना। अब सपोज मैं कोई यहाँ पे रिएक्शन उठा लेती हूँ, सपोज PCl5 ही है, ठीक है। वो आपको पता ब्रेक कर जाता है PCl3 में एंड Cl2 में। तो अगर ये ऐसे ब्रेक कर जाता है, सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट आपके कितने हैं, 2 है, मैंने आपको बोला रेट ऑफ द रिएक्शन निकालो, आप क्या करोगे, जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकालोगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 ओवर टाइम, लिख सकते हो। आप इसकी टर्म्स में भी निकाल सकते हो, आप PCl3 की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, ठीक है, एंड आप Cl2 की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, क्योंकि सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में हम आराम से रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा और इनके साथ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हाँ यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सपोज आपको रिएक्शन कुछ डिफरेंट आ जाए, सपोज मैं वाटर की ही बात कर लेती हूँ। वाटर अगर डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनेंगे, तो कितना बनेगा यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कॉफिशिएंट सेम नहीं है, इट इज 2 एंड इट इज 1, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर वाटर के 2 मोल्स डिकम्पोज होंगे तो हाइड्रोजन 2 मोल ही बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना बनेगा, 1 मोल। तो जो ऑक्सीजन के बनने की स्पीड है वो हाफ है ना, उसकी स्पीड काफी कम है बनने की, और इसकी स्पीड ऑक्सीजन से एग्जैक्टली डबल है। तो इसका मतलब जब ये कॉफिशिएंट्स डिफरेंट हो जाते हैं तो हमारे लिए इशू क्रिएट हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे 1 था, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी की भी टर्म में निकालो, क्या फर्क पड़ता है। बट ये जो आपके कॉफिशिएंट्स हैं अगर वो चेंज हो जाते हैं तो आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो हियर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स, इनकी टर्म्स में हमने देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होती है। देन नो इश्यूज एट ऑल। आप क्या करो, जब भी आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते हो, ठीक है, आपने सपोज वाटर की टर्म्स में निकालनी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम। कैसे निकालोगे,
जितने भी इनके कॉफिशेंट्स हैं ना उनके साथ डिवाइड कर दो। जैसे इसका कॉफिशेंट 2 था तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, इसका भी 2 था 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, इसका तो था ही 1। तो इसका मतलब अगर आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना चाहते हो एंड जो कॉफिशेंट्स हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दीज आर डिफरेंट, तो आप क्या करोगे, आप जो कॉफिशेंट्स हैं उनके साथ डिवाइड कर दो तो कोई भी इशू नहीं होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात और आती है कि ना आपको बोल देते हैं फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो क्या मतलब होता है, डिसअपियरेंस मीन्स कि आपने यहाँ पे बात करनी है किसकी, रिएक्टेंट की। तो जब आपको बोलते हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसका मतलब वो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। और जब आपको बोल देते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कई बार रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऐसी टर्म्स भी आ जाती हैं। क्लियर? सो एक न्यूमेरिकल करना था बट लेक्चर जो है वो लेंथी जा रहा है। सो नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे एंड साथ में फैक्टर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।